मेरा कारोबार डूब गया और मेरे दोस्त ने खर्च के बदले मेरी पत्नी के साथ एक रात सोने को कहा। मैंने अपनी पत्नी को एक रात के लिए मना लिया और फिर मैं उसी के बराबर वाले कमरे में छुप गया। जैसे ही कुछ देर गुजरी तो मैं उनके कमरे में जाकर देखा। जब मेरे दोस्त ने मेरी पत्नी को पकड़ा तो मेरे माथे पर पसीने छूट गए, क्योंकि मेरी पत्नी तो जानते हो कि गैर मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है। मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपनी ही पत्नी का सौदा करना, और मैं यह सौदा करने के लिए बेहद मजबूर हो गया था। मेरे सामने मेरी पत्नी काले रंग की सिल्की साड़ी में क्या गजब ढल रही थी। उसके हसीन खुले लंबे बाल, उसकी दूधिया रंगत और उसके हसीन ने नक्श हमेशा ही मेरा चैन लूट लेते थे। और उसका आज एक बना सिंगार किसी और के लिए था, और यह सितम था कि मैं यह सब जानता था। मैंने उसे खुद इस बात की इजाज़त दी थी। मैंने उसके हुस्न पर एक नज़र डाली और मेरे आंखें झुका ली। मेरे दिल पर कैसी कैसी कयामत गुजर रही थी, यह मुझसे बेहतर इस वक्त कोई नहीं जानता था। बाहर मेरे दोस्त की गाड़ी खड़ी थी और ड्राइवर मेरी पत्नी के आने का इंतजार में था, ताकि वह उसे होटल के कमरे तक पहुंचा आता। आज की रात शायद मुझ पर किसी कयामत की तरह टूटने वाली थी, लेकिन सुबह का सूरज मेरे सारे कर्जन से आज़ादी दिला सकता था। लेकिन यह आज की रात तो कटे नहीं कट रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, मेरी बेचैनी का यह आलम था कि लग रहा था कि सांस से भी नहीं ले पाऊंगा। मेरी आंखों के सामने बस अपनी पत्नी का श्राप था। हसीन खरापा मुझे अपने दोस्त के साथ भरी हंसी सुनाई दे रही थी। मेरे कानों में अपनी पत्नी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। मुझे उसमें ही उसकी बेबसी से बहती आंसू दिखाई दे रहे थे। मेरा दिल इस कदर बेचैन हुआ कि मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरी सांस पूरी तरह से फूल रहा था। मेरा दिमाग ऐसा हो रहा था कि फट जाएगा। मेरे हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरे लिए एक बहुत मुश्किल था कि मैं अपनी पत्नी को किसी और के साथ बर्दाश्त करता, लेकिन मैं घर से बाहर निकल गया और अब मेरा रुख सीधा होटल की तरफ था जहां पर मेरी पत्नी गई थी। जैसे तैसे मैं होटल के करीब जा चुका था। मेरे दिल की हालात और बदतर होती जा रही थी। मेरी आंखों में जैसे कोई खून उतर रहा था। मेरा कि चाह रहा था कि मैं अपने दोस्त का कत्ल ही कर डालूं। खर्च मन तो मैं पहले से था, कातिल भी बन जाता, लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं कर सकता था। मैं होटल पर पहुंचा, सामने रिसेप्शन को देखा, मेरा नाम बताया, यह पूछा कि वह किस रूम में है, तो वह अजीब सी मुस्कुराहट सजा कहने लगी कि उन्होंने तो आज की रात के लिए स्पेशल रूम बुक करवाया है। गोल्डन लाइट के नाम से यह भी कहा है कि कॉलेज डिस्टर्ब ना किया जाए। मेरे दोस्त का ड्राइवर कुछ एडवांस पैसे मुझे देकर गया था। मैंने कहा कि मुझे इस रूम के बराबर वाले कमरे चाहिए। मेरी बेचैनी उस वक्त इतनी ऊंचाई पर थी कि शायद शब्द नहीं थे कि मैं अपने दर्द को बयां कर सकता। कमरे की चाबी मेरे सामने थी और इस कमरे के बराबर वाले कमरे में चला गया। दोनों कमरे के बीच की गैलरी अलग अलग थी, बस बीच में दीवार थी जिसे फलंगना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने बड़े धीरे से दीवार फलांगी और अपने दोस्त को से स्पेशल रूम के कमरे की गैलरी में पहुंच गया। मेरी जेब में उस वक्त तेज धार चाकू था और मैं इरादा कर चुका था कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर बेहोश मेरा जो मर्जी अंजाम हो जाए। लेकिन जैसे ही मैं जरा सा गैलरी के शीशे का दरवाज़ा खोलकर पर्दा हटाकर कमरे के अंदर का मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे हाथ से चाकू ज़मीन पर गिर गया। मेरे हाथ पूरी तरह से कँपा रहे थे। मेरे पूरे वजूद पर जैसे क़यामत अंगिरी थी, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरे दोस्त अपने दोस्त की बात सुनकर मैं उसके नज़रें नहीं मिला पा रहा था। हमें फास्ट फूड के रेस्टोरेंट में बैठे थे। मेरे सामने रखी गोल मेज पर अलग अलग प्रकार के बर्गर मौजूद थे। मेरा दोस्त बैठा मुझे एक तरफ देख रहा था। कहने लगा, अच्छी तरह सोच लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वक्त लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन सिर्फ आज रात का। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकता। शायद इसके लिए यह सब कहना आसान था, लेकिन मेरे लिए सुनना आसान नहीं था। लेकिन उसी वक्त मैं कर्ज में डूबा हुआ था। जितना कर्ज बंद था कि अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें सुन रहा था जो कि मर्द की गैरत पर गहरी चोट होती है। मेरे दोस्त ने जब मुझे यूं चुप और खामोश देखा तो कहने लगा, खाना तो खाओ, इसके पैसे नहीं लूँगा। यह कहकर मैं मुस्कुराया था। कहने लगा, तुम ज़्यादा ही इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। हालांकि जिस माहौल में निवास करता हूँ यह तो एक आम सी बात है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन मेरे पार्टनर्स आप अपनी पत्नी को खुद ही होटल के कमरे में भेजते हैं। करोड़ों रुपए का कॉन्टेस्ट पेपर एक रात में साइन हो जाता है। तुम भी मालामाल हो जाओगे।
मैं दोनों हाथों की मुट्ठियाँ नीचे नज़र झुकाए उनकी बकवास सुन रहा था। यह मैं ही जानता था, बेबी और गुर्बत की इंसान को न जाने कैसे कैसे समाज के रंग देखती है। सामने बैठा मेरा दोस्त बड़े चाँप से मज़े से भरकर खा रहा था, लेकिन मैं यूँ था कि जैसे यह जान हलक से मैं लिए बैठा था। मुझे याद आने लगा कि मैं बड़े घमंड कभी यह भी कहता है कि जिस मर्द में गैरत नहीं उस मर्द कहलन का हक नहीं है। और आज मैं जो कुछ अपनी पत्नी के लिए सुन रहा था मेरे लिए मौत के बराबर था। आपने ऐसी बहुत सी औरतें देखी होगी जो अपनी मजबूरी की वजह से खुद को दूसरे के सामने भेज देती है, लेकिन शायद मैं पहला मर्द था जो अपनी मजबूरी की खातिर अपनी पत्नी को एक रात के लिए बेचने का सौदा कर रहा था। मेरी वह पत्नी जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी, आज तक मेरे अलावा उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। छोड़ो तो दूर की बात है, उसे किसी ने देखा तक नहीं था। मुझे यह आने लगा कि जब भी हमें शादी पर जाना होता तो मैं रितिका जब दुपट्टे से घूंघट निकालती तो मैं उसे कहता कि तुम भी क्या हर वक्त खुद को लपेटे रहती हो। शादी पर सब औरतें तैयार होकर आ जाएंगे, मेकअप से भी वह खूबसूरत लगती हैं। तुम तो वैसे ही बेहद हसीन हो। मेरा जी भी चाहता है कि तुम भी तैयार होकर जाओ ताकि सब औरतें तुम्हें देखती रह जाए और कहीं भी राजेश की पत्नी कितनी खूबसूरत है। मेरी बात सुनकर वह मेरे गले में बाहें डालकर मेरी मोहब्बत लगाव से कहने लगती, मेरा हुसैन तो सिर्फ आपके लिए खास है। राजेश, मैं ऐसे लोगों को दिखकर आम क्यों करूं? मेरा तो जी चाहता है कि मुझे आपके अलावा किसी आंख न देखे। रितिका की बात जब मेरे कानों में गूंज रही थी, मेरी आंखों से दर्द के आंसू निकल रहे थे। मैं अपनी ऐसी पाकीज़ पत्नी का सौदा करने जा रहा था। नहीं, मुझे यह सब स्वीकार नहीं। मेरे दिल की आवाज़ जुबान पर आई थी। मेरे दोस्त का बर्गर जो मुंह के करीब था हाथ में ही रह गया। एक पल में मुझे जाननी थी हुई। नज़रों से देखने लगा कि फिर कहने लगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो निकला मेरे 70 लाख रुपए अपने दोस्त के उदासीना देखकर मेरी आंखों से जमा सीधा पानी में गले पर गिरा दिया गया। हालांकि मैं कोई कमज़ोर मर्द हरगिज़ ना था, बहुत मजबूर दिल का मालिक था, लेकिन अब टूट चुका था। मुझे फिर अपने दोस्त से कहा कि मुझे थोड़ा वक्त तो दो, इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम एक रात में नहीं कर सकता। मैं कहने लगा कि मैं तुम्हें एक वक्त नहीं दे सकता, मेरे पास आज की रात है, या तो तुम मेरी बात मानो या फिर पैसों का इंतज़ाम कर दो। मैं बाहर से उठकर बाहर निकल के आया। हालांकि मौसम सर पर था, हवाएं ठंडी भी चल रही थी, लेकिन मुझे घुटन का एहसास इस कदर शिद्दत से हो रहा था कि सांस लेना ही भारी लग रहा था। मैं जान कैसे अपने घर पहुंचता। रात के 10 बज गए थे। मैं दरवाज़ा खोल बेल दी तो फौरन से रितिका की आवाज़ आई। मैंने कहा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। उसने फौरन से दरवाज़ा खोला, मुझे देखने लगी और कहने लगी, आप कहाँ रह गए थे? कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं क्या जवाब देता कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से मार कदमों से अपने कमरे में जाने लगा। तो रितिका मेरे पास आई और कहने लगे, राजेश, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है। मैं कहने लगी कि राजेश के लिए खाना गर्म करूं। मैं सर हिला दिया। मैंने कहा कि खाना खाकर आया हूं। बेशक वहाँ खाने के लिए सब कुछ मौजूद था, लेकिन मेरी भूख तो बस दोस्त की बात सुनकर ही मिट चुकी थी। रितिका मेरे पास आ गई, मेरा चेहरा देखने लगी, कहने लगी, क्यों झूठ बोल रहे हो राजेश? मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया और मैं भी आपका इंतजार कर रही थी। उठो, मिलकर खाना खाते हैं। रितिका की यही तो बात थी, वह मेरी आंखों में झांक कर मेरे दिल के हालातों को बता देती थी। यह शायद मेरी पत्नी पति का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है कि शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हर हाल में खाना गर्म करके लेकर आई। खाना क्या था, बस खाने पे नाम पर सिर्फ हरी मिर्ची और प्याज की चटनी थी और सूखी रोटियां। मैंने एक नज़र खाने पर डाली और दूसरी अपनी वफादार पत्नी पर, जिसने हर तंगी में मेरा साथ खड़ी सब और खामोशी से गुजार रही थी। कभी मुझे शिकवा नहीं किया था कि तुमने मेरे लिए क्या ही किया है। मैं रितिका का चेहरा देख रहा था, उसका वह हुस्न जो सिर्फ मुस्ताक सीमित था, आज भी मेरे लिए घर के लायक था। जब रितिका ने मुझे खामोश बैठे देखा तो यह वाला बनाकर मेरे मुंह में पास लेकर आ गई और कहने लगी, खाइए, आइए और सारी फिक्र भूल जाइए। मैं उसके हाथ से निवाला लिया। खाना उसी ने मुझे खिलाया था। फिर मुझसे पूछने लगी कि बताइए, और क्या कहा आपके दोस्त ने? मैं आपकी मदद करूँगी।
आपके दोस्त के पास जाने से पहले रितिका से कह कर गया था कि मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है। वह कह रहा था कि मेरी मदद करेगा। तुम प्रार्थना करना कि मामला बन जाए। लेकिन जो शर्त मेरे दोस्त ने रखी थी वह मैं पूरी नहीं कर सकता था। मैंने ना ही मैं सर हिला दिया। मैंने कहा नहीं, वह मामला नहीं बना। वह सुनकर रितिका के चेहरे पर भी मुस्कुराहट की जगह लकीरें गहरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली दे रही थी कि आप फिक्र ना करें। मैंने कहा कि वह कल ही पैसे मांग रहा है, मैं कहाँ से दूँ। मैं उसका हाथ थाम कर बेबी से कहा। वह कहने लगी उसे वक्त ले लो, मेरे पास जो कुछ था राजेश वह मैं सब कुछ भेज चुकी थी। अब मेरे पास जो भेजने के लिए कुछ नहीं बचा। उसकी बात ने मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ाया था। मुझे अपने दोस्त की बात याद आने लगी थी। वह कह रहा था जिसकी इतनी खूबसूरत पत्नी हो उसे और क्या चाहिए। तुम जो अपनी पत्नी से इतना कैसे कर सकती हो कि तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा और मालामाल भी हो जाएगा। मुझे अपने दोस्त के मुंह से यह सब बातें बहुत बुरी लग रही थी। मैंने कहा कि तुम होश में तो हो ना, तुम क्या कह रहे हो। वह कहने लगे कि हाँ मैं बिल्कुल होश में हूँ। मैंने कहा मेरी पत्नी को तुमने कहाँ देखा। और इस बात पर वह कमीन की हंसी हंसने लगा। कहने लगा डालने वाले तो क़यामत की नज़र रखते हैं, सामने वाला व्यक्ति साथ पर तो मैं ही क्यों न छुपा हूँ। तुम बस आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मैं तुम्हारी पत्नी को कहाँ देखा था, कैसे देखा था, इस बात को छोड़ो। बस मुझे बताओ, अगर तुम्हें सौदा मंजूर है तो मैं आगे पार्टी से बात कर लेता हूँ। चंद्र आते तुम्हारी पत्नी की मर्जी के मुताबिक बजरंगी और तुम्हारा कर्ज खत्म, जैसे जैसे तुम्हारी पत्नी का हुसूर मेरे काम आएगा, मैं तुम्हें ही मालामाल करता चला जाऊंगा। वह किस कदर बेशर्म और एक इंसान था। अगर मैं कर्जबंद ना होता तो यकीनन उसी वक्त उसका गिरेबान पकड़कर उसे मार कर लहू लहान कर चुका होता। कमबख्त जबदार भी लोगों की नज़रों में जो ताकि औकात नहीं रखते, इसलिए जिसका जो दिल चाहता है वह कह देता है। जरा सा टेढ़ा जवाब तो दो तो कहते हैं तो पैसे निकाल ले। हमारे रात के यही सोच न जाने कब मेरी आंख लग गई, लेकिन सुबह में गेट पर किसी ने बुरी तरह से हमारा दरवाज़ा थपथड़ाया था। मैं और रितिका एकदम ऑटोमेटिक उठे, फौरन से कमरे के बाहर निकला। मैं गेट का दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा दोस्त पुलिस की गाड़ी के साथ खड़ा था। पुलिस ऑफिसर और हवलदार भी थे, मुझे गिरफ्तार करने आए थे। मेरा दोस्त ऑफिसर से कहने लगा कि इस आदमी ने मेरा पैसा नहीं दिया है, लेकिन इसका दिवालिया निकाल गया है। इसके पास एक फुटी कौड़ी तक नहीं है कि मैं इसे मोहलत दूं, इसलिए मैं इसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दो, इससे पहले कि वह ऑफिसर मुझे हथकड़ी पहना देता। रितिका शायद गेट के आड़ में मुझे देख रही थी। कहने लगी भगवान के लिए मेरे पति को छोड़ दो, पकड़ के मत ले जाओ, यह बेईमान नहीं है, बस हमें थोड़ी सी मोहलत दे दो, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। सुनकर मेरा दोस्त मुस्कुराने लगा। कहने लगा मैंने तो इसे बहुत आसानी दी है, लेकिन आपके पति को मंजूर ही नहीं है। फिर कहने लगा कि वह तो पैसे चुकाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहा, इसके पास कुछ भी नहीं है कि मैं इस वक्त दूं। आप अपनी बात करें, क्या आप मेरा कर्ज उतारेंगे। रितिका कहने लगी कि मैं लोगों के कपड़े सिलाई करती हूँ, मैं हर महीने आपको जितना भी रकम हो सके दे दूंगी। यह बात सुनकर मेरे दोस्त ने अपने माथा चढ़ाया और कहने लगा 70 लाख रुपए देने हैं, 70,000 नहीं। फिर इंस्पेक्टर से कहने लगा कि भाई जो इसे जेल में बंद कर दो। यह सुना था कि मेरी पत्नी दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाए बाहर आ गई। मेरे दोस्त के सामने मिन्नतें करने लगी कि भगवान के लिए मेरे पति देव को गिरफ्तार मत करो। मेरा दोस्त कहने लगा कि ठीक है, अगर आपका पति मेरी शर्त मान ले तो मैं इसे छोड़ दूंगा। रितिका मुझसे कहने लगी कि आप क्यों नहीं उनकी शर्त मान लेते। मैंने कहा कि मैं बहुत बेशर्म नहीं मान सकता, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। रितिका तुम अंदर जो मेरे सख्त अंदाज से कहा था, लेकिन रितिका ने शायद मेरी गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा दोस्त से कहने लगी चौधरी साहब मैं राजेश को मना लूँगी, वह आपकी हर शर्त पूरी कर देंगे। भगवान के लिए ने पुलिस स्टेशन मत लेकर जाओ। मेरे दोस्त ने पुलिस वालों को इशारा किया तो वह वापस अपनी जीप में बैठकर चले गए। मेरा दोस्त कहने लगा अंदर चलकर बात कर लेते हैं। यह कहकर वह मेरे घर के अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे मैं और रितिका भी घर में दाखिल हो गए, लेकिन इस बार मेरा दोस्त मेरा बिना रितिका से बोला था। कहने लगा कि मैं तो पहले ही राजेश से कहा था कि बीच का रास्ता जो है उसे तुम मान लो जाओ,
तुम्हारे बारे में यारी की हो जाएंगे क्या हो कि मैं पैसों के मामले में बड़ा घटिया किस्म का इंसान हूँ। अपना नुकसान नहीं, मैं बड़ी नीति से अपनी आदत के जाहिल कर रहा था। रितिका कहने लगी कि आप बताइए राजेश को क्या करना होगा। मेरे दोस्त एक ज़मीन की हंसते हुए रितिका को बड़ी बुरी नज़रों से सर से पाँव तक देख रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे मेरे रंगों में खून के बजाय आज दौड़ने लगी हो। मैं बहुत मुश्किल से सब्र कर रहा था। फिर कहने लगी, आपको बताया नहीं राजेश ने कि क्या शर्त बताई थी। रितिका, नहीं, मैं तो सिर्फ सर में हिला दिया। अब भी उसका चेहरा छुपा हुआ था। मेरा दोस्त कहने लगा, देखिए अगर आप चाहती है तो उसका कर्ज माफ़ हो जाए। मैं इसे एक अच्छी खासी रकम कारोबार के लिए भी दे दूंगा, तो इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। कहते हुए वह रितिका के करीब होने लगा, लेकिन मैं बीच में आ गया। अपने दोस्त को एक हाथ पीछे किया और सख्त अंदाज से उसे कहा कि मेरी पत्नी ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम जाओ यहाँ से और जो कर सकते हो कर लो। मुझे पुलिस से पकड़वा दो या फिर कैसी फांसी चढ़वा दो। मेरी बात सुनकर रितिका रोने लगी। कहने लगी, राजेश आप हैं तो मैं हूँ, मुझे पूछ लेने दो कि इनका क्या काम है। मैंने कहा कि तुम नहीं जानती इस आदमी को, जो यह कह रहा है वह काम मैं तुमसे नहीं करवा पाऊँगा। लेकिन रितिका कहने लगी कि वह भी मजबूर है। कहने लगी कि मैं आपको कभी जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। यही सब अभी हो रहा था। दोस्त ने रितिका को अपनी शर्त बताई तो कुछ पल को लिए फटी की फटी आंखें से मेरे दोस्त को देखने लगी। उसके बाद एक नज़र मुझ पर डाली तो मुझे यूँ था कि जमीन में कर चुका था। पहले फ़ौरन से अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसके बाद वह बाहर नहीं रुकी, फ़ौरन से कमरे में चली गई। मेरा दोस्त कहने लगा कि अगर तुम्हारी पत्नी मान जाए तो मुझे बता देना, वरना फिर मैं पुलिस को लेकर आऊँगा। यह कहकर वह घर से बाहर चला गया। मैं कमरे में नहीं गया था कि मुंह से जाता। 2 घंटे रितिका भी कमरे से बाहर नहीं आई। 2 घंटे के बाद वह कमरे से बाहर आई थी और आंखें उसकी रो रो कर सूजी हुई थी। खुद ही आकर मेरे पास बैठ गई। कहने लगी, आप अपने दोस्त को। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखता था। मुझे रितिका से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, रितिका मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे वह इंसान मत मांगो जो मैं नहीं दे सकता। कहने लगी कि मैं आपको जेल में नहीं देख सकती। और आप क्या समझते हैं, अगर आप जेल में बंद हो गए तो मेरे साथ क्या होगा। मैं अकेली घर पर वैसे भी असुरक्षित रहूँगी। रितिका की बात भी ठीक थी। अगर मैं जेल चला जाता तो पीछे से कोई भी इसके साथ कुछ भी कर जाता। वह कैसे अपना बचाव कर सकती थी। लेकिन फिर भी मेरा इस बात पर दिल नहीं मान रहा था। कैसे अपने सामने अपनी पत्नी को एक पाप की दलहन में ढकेलता देता, और दूसरा कोई रास्ता नहीं मेरे पास था। हालात से मद्देनजर मैंने अपनी औरत को तब तक दवा से सुला लिया, और यह एक मर्द के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। और यह सुनकर उसकी आवाज़ चीख उठी थी। कहने लगा, मुझे वक्त रहते बड़ा अकरा मंडी का फैसला किया है। फिर उसने अगले ही दिन अपने ड्राइवर के साथ तड़पता भड़कता सा जोड़ा मेरी पत्नी के लिए भेजा था, जो उसे पहनकर उसी ड्राइवर के साथ किसी होटल कमरे में जाना था। मैंने अपना रूम बदल दिया। रितिका के जाने के बाद मुझे चैन नहीं आया था, इसलिए मैं भागता वो होटल पहुंच चुका। कुछ पैसे मेरे दोस्त ने एडवांस मुझे अपने ड्राइवर के हाथ भिजवा दिए थे। मैंने उसके बराबर वाला कमरा लिया और उसकी गैलरी में कूदकर जब अंदर झांक देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी पत्नी मेरे दोस्त के बाहों में हंस रही थी, बातें कर रही थी। कहने लगी, मैं तो समझती थी कभी दोबारा तुम्हें नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि राजेश बहुत ही गैरत माँ किस्म का इंसान है। इस दिन मुझे समझदार और अच्छी पत्नी होने का ड्रामा करना पड़ा ताकि उसे मुझ पर शक ना हो जाए। मेरा दोस्त कहने लगा, देख लो मेरी अक्ल का कमाल। मैं उसका सारा पैसा ही हथिया लिया, और पत्नी भी। मेरा दोस्त मेरी पत्नी की बिक्री लत को ठीक करते हुए बोला, वह बेवकूफ़ यह समझता है कि उससे नुकसान हो गया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद आने लगा कि मेरा दोस्त जब मेरे साथ पार्टनरशिप पर काम करने आया था तो मेरे पास अच्छी खासी रकम थी। फैक्ट्री भी उसी की थी, लेकिन पैसा मैंने लगाया था। हमने लाखों का कपड़ा खरीद कर फैक्ट्री के गोदाम में रखवाया था ताकि जल्द से जल्द बच्चों के गवर्नमेंट को तैयार करके मुनाफा कमाएंगे।
मेरे दोस्त ने मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, लेकिन एक रात मैं सो रहा था, उसका फ़ोन आया, कहने लगा कि राजेश फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई है, जल्दी पहुंचो। जब मैं वहां पहुंचा तो पूरा गोदाम आग की लपट में था। फायर ब्रिगेड आग बुझा रही थी। मेरा दोस्त रोते हुए मेरे पास आया, कहने लगा कि सारा माल जलकर राख का ढेर बन गया है, तुम्हारा तो दिवाली ही निकल गया। सारा माल तुम्हारे पैसों का था, मेरे पैसों का था, तुम तो सड़क पर आ गए। उसी वक्त मेरी हालात थी कि मैं बेहोश होकर गिर गया, मेरे सीने से दर्द उठता। मेरे दोस्त मुझे हॉट अस्पताल ले गया। मुझे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था। जब मुझे होश आया और मेरी मेरी तो रतिका के पास बैठी रो रही थी, कहने लगी आपको हॉस्पिटल का बिल मैंने अपना जेवर बेच दिया है, आपका बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी कुछ समय ही था कि मेरा दोस्त मेरे घर पर मुझसे मिलने आ गया। कहने लगा जो माल जला है उसमें तुम्हारा माल के अलावा 70 लाख का माल उसने उधार भी उठाया था ताकि पार्टी का ऑर्डर पूरा कर सकें, और वह माल भी आपकी नज़र में ही चुका था और वह आदमी पैसों का ताज़ा कर रहा था। मैंने कहा कि कहाँ से इतनी बड़ी रकम, वह कहने लगा वह तो तुम्हें सोचना चाहिए क्योंकि यह नुकसान तुम्हारा है। मेरा दोस्त और मेरी पत्नी मुझे मिलकर धोखा दे रहे थे क्योंकि वह खोल रहा था कि गोदाम में आग जलने से पहले वह माल निकाल चुका था जो जलता हुआ बेकार और ख़राब माल था, और यह सब उसने मुझे फंसाने के लिए किया था ताकि मेरे सामने मेरी पत्नी के साथ रंगरलियां मना सके। उसी वक्त मेरे पास मोबाइल मौजूद था, मैंने उसकी वीडियो बना ली और फिर वहाँ से पुलिस स्टेशन चला गया। इंस्पेक्टर को जाकर सारी बात बता डाली। इंस्पेक्टर ने मेरे दोस्त को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। मेरे दोस्त भी मुझसे बहुत माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे तलाक दे दिया और उसे घर से निकाल दिया। धन्यवाद दोस्तों।